नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आप सभी का स्वागत है किसान समुदाय के कार्यक्रम कृषि जगत में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती व कृषि से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी और साथ ही किसान भाइयों और बहनों के हित के लिए सरकार द्वारा जारी की गई स्कीम्स व योजनाओं के बारे में हम आपको सूचित करते हैं। ऐसे ही एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे हम PMKSY से भी जानते हैं। इसके बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं हागयाम्पी जी, जो कि है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो आज हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को या किसान भाइयों और बहनों को बताएं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस तरह की स्कीम है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। First of all, thank you for inviting me to your office, good office for this program. ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, स्कीम है जो हमारा फार्मर्स के लिए लॉन्च हुआ था वे बैक इन 2015-16। तो ये एक नाम से ही अगर आप देखा जाए तो नाम ही कृषि आता है और सिंचाई आता है ना। तो कृषि का मतलब क्या है, इट्स फार्मिंग, राइट, और सिंचाई मतलब इरिगेशन। तो इससे पता चलता है कि ये एंटायर स्कीम एक्चुअली क्या है कि इरिगेशन जो डेवलपमेंट के लिए है ना। तो हमारा देश में जो इरिगेशन का इश्यूज हो रहा है, पानी रिवर तो बहुत सारा है लेकिन उसको हम लोग फुल पोटेंशियल में यूज़ नहीं कर पाते हैं ना। तो उससे इरिगेशन हमारा खेती में कैसे पानी हम लोग डाइवर्ट करके ला सकेगा ना। तो और कम पानी में ज़्यादा क्रॉप को कैसे टच का बेनिफिट मिल सकेगा ना। तो ये है मेन हमारा स्कीम का ऑब्जेक्टिव। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि इसमें क्या है कि ना, जितना ये है इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, उसमें कितना ज़्यादा पैसा ला सकता है ना, वो है कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ना इन इरिगेशन। और इसमें क्या है कि कम पानी में कैसे हम लोग इरिगेशन को बढ़ा सकेगा, प्रोडक्शन बढ़ा सकेगा ना। तो और ये क्या है कि एफिशिएंसी, वाटर यूज, मेन क्या बोलते हैं कि वाटर यूज एफिशिएंसी कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सके, है ना। तो क्या है कि स्पेशली अभी देखा जाए तो ये तो इन जनरल इंडिया के लिए है ना। तो हमारा अरुणाचल में ही देख लीजिए ना कि कितना रिवर्स है, लेकिन उसमें से हमारा खेती में पानी कितना आता है ना। और ऑल्सो अभी पूछेगा कि लोग पूछेगा कि हमारे खेती में पानी का क्या ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे इतना बारिश होता है। लेकिन बारिश क्या है कि अभी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के कारण है कि बारिश भी ये है यूनिफॉर्म नहीं है ना। और हमारे यहाँ में कम पीरियड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे बाढ़ भी आ जाती है, राइट, फ्लड भी आ जाता है, राइट ना। तो उससे क्या है कि बहुत प्रॉब्लम होता है। वन टाइम में पूरा जितना मेहनत करता है ना, फार्मिंग करता है कि पूरा वॉश हो जाता है। तो ये इश्यू को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकता है ना, इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है जी। तो मैम इसके अंदर, स्कीम्स के अंदर में किस तरह के लाभ मिलते हैं हमारे किसान भाई और बहनें, क्या क्या पा सकते हैं इसके अंदर। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बेसिकली 2 कंपोनेंट है ना। तो उसमें से एक है अदर इंटरवेंशन, जिसके अंदर है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, और बोलता है ना पुखरी, हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ, उसको अभी हिंदी अरुणाचली लैंग्वेज में बोले तो हाँ पुखरी बोलते हैं ना। और पॉन्ड है ना, छोटा पॉन्ड और बड़ा पॉन्ड साइज होता है ना। एक कम्युनिटी बेसिस होता है जिसमें आपको 10-15 लोग बेनिफिट मिल सकता है ना। और एक होता है इंडिविजुअल पॉन्ड, छोटा छोटा पॉन्ड होता है साइज के हिसाब से। देन ट्यूब वेल्स, देन बोर वेल, आपको वाटर पंप मिलता है। तो ये सब आपको अदर इंटरवेंशन एक कंपोनेंट है ये PDMC के अंदर में ना। तो उसमें से आपको ये बेनिफिट मिलेगा फार्मर्स लोगों को, प्रोवाइडेड उन लोग सेलेक्ट होना है। ये फिर ये कम्प्लीटली बेनिफिशियरी बेस्ड वाला प्रोग्राम है। अच्छा। तो इन एडवांस बेनिफिशियरी सेलेक्ट करना पड़ता है ना। तो जो सिलेक्ट होगा उनको ये बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये पॉन्ड वगैरह बिल्ड करने के लिए ट्यूबवेल और ये बोरवेल और जो ये सब बिल्ड करने के लिए आपको 100% असिस्टेंस मिलता है गवर्नमेंट से। तो इसमें से ये है बहुत सारे बेनिफिट देखा जाए तो आपको 100% असिस्टेंस मिल रहा है, आपको टेक्नोलॉजी असिस्टेंस मिल रहा है, पूरा सब्सिडाइज है ना। तो अभी ये देखा जाए तो फार्मर्स के लिए फुल बेनिफिट है। बस
ये है कि प्रोवाइडेड आप फार्मर्स लोग गवर्नमेंट स्कीम है, क्योंकि ये ना फिर प्रॉपर तरीका से यूज़ होना चाहिए, है ना, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तभी आपको फार्मर्स लोग फुल 100% बेनिफिट ले सकता है। अच्छा। ये हो गया हमारा अदर इंटरवेंशन कंपोनेंट ऑफ पीडीएमसी। तो और एक कंपोनेंट है, तो उसमें आता है माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन में क्या आता है, बोले से ड्रिप इरिगेशन आता है। ये सब नया चीज़ है ना। ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है ना। तो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर हमारा लोग के लिए बहुत नया चीज़ है एक्चुअली ना। और इसमें टेक्नोलॉजिकल ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए, कोई भी आके ऐसे सेटअप नहीं कर पाता है ना। तो ये है ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो ये स्प्रिंकलर के लिए गवर्नमेंट 55% असिस्टेंस देता है। अच्छा, है ना। और उसमें 45% बेनिफिशियरी असिस्टेंस, ये बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन। अच्छा, खुद तो से ही किसानों को करना पड़ेगा। ये है बेनिफिट्स हमारा पीडीएमसी का। अच्छा मैम, तो आपने तो बता दिया कि किस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बता दिया। तो इसको जो अवेल करना चाहते हैं आप, जैसे आपने बताया कि क्या सुविधाएं मिलती हैं, किस तरह के लाभ मिलेंगे हमारे किसान भाइयों को अगर ये अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए भी, पानी के लिए भी कुछ प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। तो उसमें योग्य कौन कौन है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह के या फिर कागजात किस तरह की ज़रूरत होती है, पूरी प्रक्रिया क्या है, हमारे श्रोताओं को बताएं। ज़रूर। ये क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया है कि कम्प्लीटली बेनिफिशियरी बेस्ड है, तो बेशक इसमें बेनिफिशियरीज फार्मर्स जो है अप्लाई करना पड़ेगा। और ये फ़िलहाल अभी तक ऑनलाइन मोड में आया नहीं है ना। तो क्या है कि अपना अपना कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जाके, जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस है वहाँ पे आप एक फॉर्म मिलेगा, है ना, फॉर्म मिलेगा। अगर फॉर्म नहीं भी मिला तो आप बस अपना नाम, आपका पैन कार्ड, आधार, बैंक डिटेल्स, कॉन्टेक्ट नंबर, और आप ये दिखाना है कि आप बोनाफाइड ये है, रेजिडेंट है ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, राइट। और आपका प्रपोज साइट, आपका फील्ड कहाँ में है और कितना ये जगह है ना, और उसमें क्या लगाना चाह रहा है ना, और किस लिए आपको ये चीज़ चाहिए ना, वो एक शॉर्ट में एक लिखना है। तो वो आप ऑफिस में दे देगा तो वहाँ पे अब जो ये हमारा ऑफिसर्स है, फील्ड ऑफिसर्स है, वो लोग सबसे पहले अगर आपका बाकी डिटेल्स चेक कर लेगा, इफ दे आर फाइन, तो आपका जो प्रपोज साइट है ना उसको जाके वेरीफाई करेगा। अच्छा, वेरीफाई करेगा कि सही में उनका इतना इतना है और ये फार्मिंग लैंड है और ये फार्म करना चाह रहा है ना। तो क्या है कि लैंड तो हर किसी के पास है, लेकिन बहुत लोग ना उसको अपना सेल्फिश बेनिफिट मोटिव के लिए भी लेना चाहता है ना। तो इसीलिए मेन चीज़ क्या है कि यहाँ में वेरिफिकेशन, प्लॉट वेरिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसमें वो सही में वो फार्मिंग करता है ना, सही में उसको ज़रूरत है वो चीज़ का, पानी का कमी है, उसको सही में ज़रूरत है, और सही में वो जो लिखा है कि वहाँ पे फार्मिंग कर रहा है ना, तो उस बेसिस पे उनका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का भी एक बोर्ड बैठता है डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट में उसका DLIC बोलता है, जिसमें चेयरमैन होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ का वो डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर एज मेंबर होता है, मेंबर सेक्रेटरी, और बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट होता है ना उनका ऑफिसर्स होता है, और PRA मेंबर्स वगैरह भी होता है। तो दैट इज़ हाउ द सिलेक्शन इज बीइंग डन। अच्छा मैम, ज़मीन का कितना साइज या फिर कितना लंबा चौड़ा कितना होना चाहिए कि ये है पर बेनिफिशियरी मतलब फार्मर ना, उनको 1 हेक्टेयर का ही बेनिफिट्स मिलेगा। अच्छा। तो 1 यूनिट इज 1 हेक्टेयर, इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं। उससे कम हो तो कोई अप्लाई नहीं कर सकता, वो शायद योग्य नहीं है। हाँ, वो ना उससे कम में आप किचन गार्डन में क्या भी लगाएगा ना, छोटा सा गार्डन में 1 हेक्टेयर भी आप फार्मिंग करने के लिए तो एक्चुअली बोलने से कम ही है ना। तो ये एज पर गाइडलाइन हम 1 हेक्टेयर के लिए हम लोग बेनिफिशियरीज को देते हैं। फिर मैम ये सब प्रक्रिया के बाद कितना समय लगता है अप्रूवल होने का, और बाकी आपको रिजल्ट जब मतलब परिणाम जो नज़र आए कि आपको मिलेगा वो जो स्कीम है? जैसे ही बेनिफिशियरीज अप्रूव हो जाता है तो भी काम करना तभी स्टार्ट होता है यूजुअली ना, जब फंडिंग आता है फ्रॉम द मिनिस्ट्री, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फंड आने के साथ साथ हम लोग क्या है कि काफ़ी वो ऑफिशियल प्रोसीजर होता है फंड को हम लोग लेने के लिए ना फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है।
तो जैसे ही फंड हमारा डिपार्टमेंट में आ जाता है ना, फ्रॉम द स्टेट ना, तो हमारा जैसे हमारा डिपार्टमेंट का अकाउंट में आ जाता है, उसको हम लोग सिंगल नोडल SNA बोलता है ना। तो वो SNA अकाउंट में जैसे ही आ जाता है तो हम लोग इमीडिएटली उसको एज पर द एलोकेशन हम लोग एडवांस में हम लोग एलोकेट करके रखते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतना इतना जाएगा ना। तो हम लोग उस बेसिस में हम लोग फंड हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट को। तो जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाता है वो लोग, क्योंकि बेनिफिशियरी तो ऑलरेडी सेलेक्ट करके है और क्या काम करना है वो भी मालूम है, तो एज सुन एज फंड इज ट्रांसफर्ड हम लोग काम शुरू कर देता है। विच डिपेंड्स ऑन, ये टाइम कितना लगेगा उसका एक अप्रोप्रिएट टाइम नहीं होता, बिकॉज हम लोग बेनिफिशियरी जैसे कि एक इंस्टॉलमेंट हम लोग बोलता है ना, ये साल का, जैसे कि अभी इस साल का बोले तो हम लोग का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी आया, जस्ट आज ही रिलीज हुआ है ना। तो ये इसका जैसे ही काम फिनिश होगा तो हम लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देता है ना। तो हर डिस्ट्रिक्ट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देगा और उसको कंपाइल करके हम लोग मिनिस्ट्री को दिखाना है कि हमारा मनी इज फंड पूरा यूज हो गया। देन दे विल रिलीज द सेकेंड इंस्टॉलमेंट है ना, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिलीज होने से फिर हम लोग क्या है कि ऑलरेडी रिलीज होगा बोल के वहाँ से मिनिस्ट्री से हम लोग को मालूम चल जाता है, अच्छा यू आर एलिजिबल फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बोल देते हैं कि बेनिफिशियरी सेलेक्ट करना शुरू कर दो, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये होता है बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन, कितना जल्दी हम लोग यूटिलाइज कर पाता है पैसा को ना, प्रीवियस पैसा को, उस बेसिस में ही काम होता है। अच्छा मैम, राज्य स्तर पे अलग अलग राशि जो एलोकेट किया गया है, तो वो किस तरह के होते हैं, और अरुणाचल का जो एलोकेशन है इसके अंदर जो फंडिंग है कितना है? फंडिंग, हाँ, बाकी ये ना PMKSY के ऑल इंडिया पूरा स्टेट्स में होता है, हर यूनियन टेरिटरी में इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो एक डिफरेंस है कि बाकी स्टेट में क्या है कि फंडिंग पैटर्न क्या 60-40 है, गवर्नमेंट असिस्टेंस है 60%, और स्टेट सेंट्रल एंड स्टेट शेयर करता है ये फंड को ना, असिस्टेंस जो करता है। तो 60-40 जो मैंने बताया था, सेंट्रल शेयर होता है फॉर डिफरेंट स्टेट्स, है ना। सेंट्रल स्टेट होता है 60%, सेंट्रल जो टोटल फंड का 60% ही देगा, है ना, और बाकी 40% जो स्टेट देगा, है ना, डिपार्टमेंट जहाँ पे लागू हो रहा है। हाँ। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फिर एक 90 फंडिंग पैटर्न है 90-10, मतलब हमारा टोटल फंडिंग में से 90% पूरा गवर्नमेंट सेंटर देगा, अच्छा, हम लोग को ना, और हम लोग का स्टेट जो देगा ओनली 10% देगा। तो इट्स लाइक 90-10 ये बेसिस में फंडिंग होता है। तो यही है फंडिंग पैटर्न, हम लोग का 90-10 है, बाकी स्टेट का 60-40 है। अच्छा, जो ये जो जनजातियाँ जहाँ पे ट्राइबल वाले जो स्टेट्स हैं, जो राज्य है, उसके ऊपर में ये जो पैटर्न चेंज होता है। हाँ। और मैम एक मैंने देखा था कि वो जो सूखा जहाँ पे होने की खतरा होता है ऐसे जगह, उसके लिए भी कुछ पैटर्न अलग है? नहीं, उसके लिए अलग पैटर्न बोल के नहीं है, मेन तो उसी के लिए है जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है लेकिन खेत है लेकिन पानी नहीं पहुँच पाता है ना, तो उसमें कैसे हम लोग पानी लाएगा, वही है ये स्कीम। अच्छा। तो उनके लिए अलग ही फंडिंग है, अलग फंडिंग पैटर्न है, ऐसे नहीं है। हाँ। अच्छा मैम, जो कितने प्रकार के सिंचाई जो आपने बताया कि ट्यूबवेल होते हैं वगैरह और स्प्रिंकल वगैरह, किस तरह के सिंचाई के जो प्रकार है इसकी स्कीम के अंदर में लोगों को, किसानों को क्या मिलेगा, किस तरह की सुविधाएं मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइएगा। एक जैसे कि मैंने पहले बताया था, हमारा PDMC में जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है ना, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो PMKSY के अंदर में जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये इसका ना नाम से ही पता चलता है कि पर ड्रॉप, एक ड्रॉप से ना कितना ज्यादा क्रॉप हम लोग क्रॉप को बेनिफिट दे सकता है ना। तो ये है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मेन ऑब्जेक्टिव ना। तो इसमें क्या है कि हम लोग जहाँ पानी कम है ना, जहाँ पानी कम है, जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है, उसमें कैसे हम लोग जुडिशियसली, है ना, कैसे हम लोग पानी का यूटिलाइज करेगा, पानी पहुँचाएगा कैसे, क्योंकि
पानी तो ज़्यादा अमाउंट में पहुंचा नहीं पाएगा, रिवर को पूरा डाइवर्ट तो नहीं कर पाएगा, तो वहाँ से हम लोग कम पानी लेके कैसे हम लोग बेनिफिट देगा, मैक्सिमम बेनिफिट ना, तो वो है। तो उसके लिए क्या है कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है ना, मतलब वो पॉन्ड जो बोला था मैंने ना, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है एक। फिर हम लोग का आता है ट्यूबवेल्स, है ना, ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स आता है। फिर हम लोग का आता है क्या है, वो सब यूज़, ट्यूबवेल्स एंड बोरवेल्स के लिए हम लोग पंप भी देते हैं, वाटर पंप वगैरह, ये सब 100% फ्री देता है, फुल असिस्टेंस, है ना। ये है हम लोग पानी हम लोग स्टोर करने के लिए, जहाँ पे पानी नहीं है, कम है, वहाँ पे पानी लाके हम लोग कैसे स्टोर कर पाएगा फॉर फ्यूचर यूज़, है ना। ये है एक कंपोनेंट जो पीडीएमसी का है, किस तरह से हम लोग जहाँ पानी बिल्कुल नहीं वहाँ कैसे हम लोग पानी ला सकेगा, है ना। और एक कंपोनेंट है माइक्रो इरिगेशन, है ना। माइक्रो इरिगेशन में फिर आता है ड्रिप एंड स्प्रिंकलर, जैसे कि हमारा स्कीम ही है पर ड्रॉप मोर ड्रॉप ना, तो एक ड्रॉप से एक मतलब ड्रिप और स्प्रिंकलर में क्या होता है, एक ड्रॉप ही वो होता है ना, मायने रखता है। तो ड्रिप होता है बहुत स्लो प्रोसेस में, एक ड्रॉप करके, हाँ, ये एकदम एक प्लांट में ही आता है जहाँ तक वेस्टेज नहीं होता है। तो क्या है कि वेस्टेज को कम करता है, वाटर वेस्टेज, है ना, और एकदम जुडिशियस यूज़ होता है क्योंकि वेस्टेज नहीं होता है। और हम लोग का क्या होता है कि प्रिसीशन एग्रीकल्चर, इरिगेशन बोलता है ना, एकदम जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे बस पानी चाहिए ना, हर जगह। अभी आप क्योंकि एकदम बेसिक में तो आदमी लोग क्या करते हैं, एक पाइप ले लो और पानी ऐसे ऐसे डाल दो ना, तो उसमें क्या है कि जहाँ मिलना है वहाँ भी नहीं मिलते, क्योंकि एकदम ब्रॉड ये इरिगेशन करता है ना कोई ऐसा ना, तो उसमें पानी का वेस्टेज भी होता है ना। और ड्रिप एंड स्प्रिंकलर में क्या है कि एकदम प्रिसाइज इरिगेशन होता है, जहाँ पे ज़रूरी है बस वहीं पे लगता है ना। आपका एक पौधा है, ड्रिप, हर ड्रिप का वो पॉइंट जो है ना प्लांट के सामने होता है, हर एक प्लांट में होता है एक ड्रिप का पॉइंट, तो वो 2 प्लांट के बीच में भी पानी नहीं जाएगा, तो वेस्टेज नहीं है ना। तो इसमें क्या है कि वही है, वेस्टेज नहीं है, एकदम प्रिसाइज इरिगेशन है। तो इस तरह से क्या है कि एकदम कम पानी, ज़्यादा प्लांट ना, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये है जी। मैम, अरुणाचल में इस स्कीम को अप्लाई करने वाले कितने हैं, या फिर 2015 को स्टार्ट हुआ पहले, उसके बाद में अभी उस समय से लेके अभी तक आपको क्या बदलाव नज़र में आता है कि इसको लाभ उठाने वाले कितने हैं, या फिर अभी तक भी और नहीं है और होना चाहिए, कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो ये स्कीम लॉन्च हुआ था 2015-16 को, लेकिन हमारा स्टेट में ऑफिशियली ये स्टार्ट हुआ है 18-19 को, है ना, क्योंकि यहाँ पे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, उस बीच ना अदर इन्वेसिव वेल के लिए हम लोग प्रोविजन दे रहा था, वेल, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, माइक्रो इरिगेशन के लिए हम लोग का इश्यू हो रहा था, प्रॉब्लम ना, क्योंकि इसमें क्या है कि हम लोग इम्पैनल्ड कंपनी सेलेक्ट करना, कंपनीज जो हम लोग को प्रोवाइड करेगा वो इम्पैनल्ड होना है ना। तो हम लोग मीटिंग के लिए काफ़ी बार बुलाया था 5-6 कंपनी को ना, जो यहाँ पे हम लोग को ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, बट सम हाउ ड्यू टू सम इश्यूज स्टार्ट नहीं हो पाया, मीटिंग कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ, ऐसे करते करते तो ऑफिशियली 18-19 को ये लॉन्च हुआ है, स्टार्ट हुआ है ना। तो अभी फ़िलहाल 2 कंपनी हम लोग को ये सर्विस दे रहा है। तो एक है जलगांव से, महाराष्ट्र से, और एक कोलकाता से, है ना। तो ये 2 मेन कंपनी, इम्पैनल्ड कंपनी, जो हम लोग को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी इसीलिए अभी हमारा स्टेट तो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड है ना, तो फार्मर्स तो बहुत सारा है, लेकिन सो फार वी वेर सक्सेसफुल। हम लोग ना बस अराउंड 22,000 अबाउट 22,000 फार्मर्स को ही फिलहाल बेनिफिट दे पाया है ना। अच्छा। इससे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्या फंडिंग का इश्यू होता है, सेंटर से कम फंड आता है, तो उस बेसिस में हम लोग को उस बेसिस में ही हम लोग बेनिफिशियरीज फार्मर्स सेलेक्ट करना पड़ता है, नंबर ऑफ फार्मर्स ना। तो सो फॉर 2015 से देखा जाए तो अभी तक ना ओनली 22,000 अबाउट 22,000 फार्मर्स को ही ये बेनिफिट दे पाया है हम लोग। अच्छा। और आपने जैसे पूछा है कि डिफरेंसेस क्या है ना, कुछ पॉजिटिव आउटकम हुआ है कि ना, तो अभी देखा जाए तो प्लांटेशन में अभी ना ऑयल पाम,
रबर प्लांटेशन, ऑयल पाम, टी का बहुत आगे बढ़ रहा है हम लोग ना, तो ये काफी प्रमोट किया जा रहा है। हाँ ऑल्सो सक्सेसफुल हो रहा है बिकॉज इरिगेशन सक्सेसफुल हो रहा है ना, प्रिसाइजन इरिगेशन बोलता है ना। प्लांटेशन के लिए तो बहुत पानी चाहिए, ऑयल पाम तो बहुत पानी चाहिए। अभी ये सब में हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि प्लांटेशन क्रॉप्स में भी हम लोग, स्पेशली प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए भी, ऑयल पाम के लिए भी हम लोग PDMC में हम लोग रखा है। उनको ड्रिप इरिगेशन देगा बोल के, है ना। ऑयल पाम की स्कीम के अंदर से ही अलग से भी दे रहे हैं, लेकिन PDMC से भी हम लोग ऑयल पाम के लिए दे रहे हैं, है ना, ड्रिप इरिगेशन पर्टिकुलरली फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स। तो ये कि अभी क्योंकि इरिगेशन इजी हो गया है, अभी उनका रीच में आ रहा है ना, तो क्या है कि प्लांटेशन का भी क्रॉप्स का काफ़ी सारा बढ़ रहा है अभी तो ना। तो ये सब डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। और देखने में अभी देखने में आता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी एग्रीकल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, देखने में मिलता है। इंटरनेट का समय है, ज़माना है, तो ऐसे में देखने को मिलता है कि वो लोग भी कई नई नई टेक्नोलॉजियाँ अपना रहे हैं। एंड जैसे कि आपने कहा, मैंने कहीं में देखा था कि स्प्रिंकलर का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे यहाँ ही। तो वो इन सब के बारे में देखकर आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में सिंचाई के बारे में जो स्कीम है उसको लेकर लोगों तक जागरूकता फैलाते हैं, तो ये सब को देखकर आपको क्या लगता है कि आगे अरुणाचल का इन सब चीज़ों में लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर मॉडर्न वे में क्या भविष्य है, आपको क्या लगता है? अब सिर्फ PDMC PMKSY के लिए ही हमारा एग्रीकल्चर बेटर हो रहा है ऐसे भी नहीं है, हम नहीं बोले, इन जनरल बोले तो ना कुछ समय तक, कुछ साल पहले तक हमारा जो यूथ्स था, भटका हुआ यूथ्स, वो लोग एग्रीकल्चर को एकदम खेती बाड़ी कौन करेगा, खेती बाड़ी ऐसा सोचता था। दे नेवर थॉट कि एग्रीकल्चर कैन ऑल्सो बी अ लुक्रेटिव जॉब ना, लुक्रेटिव बिजनेस। तो अभी देखा जाए ना तो काफ़ी सारा यंगस्टर्स दे आर, उन लोग स्कोप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर इज एक्चुअली अ लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी, इतना वास्ट है ना। तो अभी काफ़ी सारा यंगस्टर्स लोग रिटर्न आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो कितना भी, सबको तो गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल सबके लिए नहीं हो सकता है ना। तो वो जो बचा हुआ यूथ था वो लोग भटका हुआ था, है ना, दे डिडंट नो व्हाट टू डू, कहाँ जाए, तो ऐसा लोग घूमता था। अब भी ना, लेकिन ऐसे है कि बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के दे आर गेटिंग इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर बोले सिर्फ खेती बाड़ी नहीं है ना, देयर इज लॉट इनटू एग्रीकल्चर। तो आपका प्लांटेशन है, जहाँ रबर है, टी है, एवरीथिंग एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग यूनिट है, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग यूनिट्स है, ये सब है ना, पिकलिंग वगैरह, ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर के ही अंदर आता है देखा जाए तो ना, इन ब्रॉड वे। तो वो लोग अभी रियलाइज करने लग गए कि एग्रीकल्चर कैन ऑल्सो बी अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस ना। तो काफ़ी लोग रिटर्न आ रहा है टू देयर रूट्स, एग्रीकल्चर में शुरू हो रहा है, विच इज़ क्वाइट नाइस बीइंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ना। हमारा इतना बोलने का वजह से शायद, या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स कितना सारा अभी आ रहा है ना, या फिर वो सब जान रहा होगा, इंफॉर्मेशन काफ़ी सारा उनको मिल रहा है ना। तो इट्स नाइस टू सी यंगस्टर्स गेटिंग इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर एज लुक्रेटिव बिजनेस। धीरे धीरे रंग ला रही है आप लोग की मेहनत। और ऐसे में आप लोग स्कीम्स जो प्रोवाइड करते हैं, जो उन तक पहुंचाते हैं, मुझे लगता है कि वो इनसे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं अभी के समय में, जो मॉडर्न टाइम में, इस आधुनिक समय में। बहुत ही अच्छी बात है मैम। चलिए, हम आज के इस कृषि जगत के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अपनी ओर से कोई संदेश दीजिएगा। अच्छा, ये PMKSY, जैसे मैंने अभी PMKSY के बारे में काफ़ी बोल दिया है, तो होपफुली आप लोग को कुछ बेनिफिट मिला होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो ये PMKSY क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च किया है ना, ये प्योरली फॉर फार्मर्स ही ना, फार्मर्स के लिए ही लॉन्च किया है। तो वो लोग यूज़ करेगा, उसका बेनिफिट लेगा, तो उनका यील्ड बेटर होगा, है ना, उनका प्रोडक्शन बेटर होगा। इस स्कीम में देखा जाए तो काफ़ी सारा इंसेंटिव्स है, सब्सिडीज़ है, आपको गवर्नमेंट असिस्टेंस मिल रहा है ना, आपको टेक्निकल असिस्टेंस मिल रहा है। तो ये अगर बेनिफिट आप ले पाता है ना फ्रॉम द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फ्रॉम द डिपार्टमेंट, और प्रोवाइडेड आप लोग अच्छा से उसको यूज़ करेगा इम्प्लीमेंट करने से, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, है ना, बहुत फ़ायदा होगा। तो ये लेट्स
वर्क टुगेदर टू सिक्योर आवर फ्यूचर। और जैसे कि ये स्कीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो हम लोग जुडिशियसली ये हमारा जो वाटर है उसको यूज़ करके हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव कराएं। या दैट्स इट, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हागे एमपी जी, जो आपने आज हमारे इस कृषि जगत कार्यक्रम में आकर हमारे श्रोताओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो इसी के साथ ही आज की कृषि जगत में बस इतना ही। ये थी हमारे साथ स्टूडियो में आज हागे एमपी जी, जो कि हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, और उन्होंने हमें जानकारी दी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। इसी के साथ ही अब मुझे केन्युम आंगो को आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। Bida lok tanya le bojam Ani lok korpunyi le bojam Ani lok korpunyi le bojam Burma lok kolunyi le bojam Burma lok kolunyi le bojam Bida lok tanya le bojam Bida lok tanya le bojam Ngui lok abuna le bojam Ngui lok abuna le bojam Shiram ne bolok le bojam Siram ne bolok le bojam Ngui lok abuna le bojam Ngui lok abuna le bojam Rimum lok tudanyi le bojam Rimum lok tudanyi le bojam Bida lok tanya le bojam Bida lok tanya le bojam Ani lok korpu le bojam Ani lok korpu le bojam Burma lok kolu le bojam Burma lok korlu le bojam Nishin lok abuna le bojam Nisin lok abune le bojam Nishin lok polori le bojam Nisin lok polori le bojam Hoji lok abuna le bojam Hoji lok abune le bojam Hurum lok horangi le bojam Nurum lok horanyi le bojam Ana tamne tolok le bojam Ane tomne tolok le bojam Dimum amne tolok le bojam Dimum nagne tolok le bojam Shunu lok abuna le bojam Sini lok abune le bojam Shuka lok dumjani le bojam Sika lok dumjani le bojam Bida lok tanya le bojam Bida lok tanya le bojam Ani lok korpu le bojam Ani lok korpu le bojam Burma lok kolu le bojam Burma lok korlu le bojam Taru lok abuna le bojam Teri lok abune le bojam Ritu lok rikarni le bojam Ritu lok rikarni le bojam Bida lok tanya le bojam Bida lok tanya le bojam Dashi lok abuna le bojam Dasi lok abune le bojam Tachi lok dumbunyi le bojam Dachi lok dumbunyi le bojam Bida lok tanya le bojam Bida lok tanya le bojam Ani lok korpu le bojam.